ये पंक्तियाँ प्रयोगवाद व नई कविता धारा के शीर्ष रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध के कविता संकलन चाँद का मुँह टेढ़ा है की लंबी कविता अंधेरे में से उद्धृत की गई है। गजानन माधव मुक्तिबोध की यह कविता ऐतिहासिक महत्व की कविता है। शमशेर बहादुर सिंह ने इस कविता को स्वतंत्रता पूर्व और स्वातंत्र्योत्तर भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा है। इस कविता का संभावित रचनाकाल 1957 से 1962 के बीच माना जाता है। मुक्तिबोध की यह कविता संवेदना और शिल्प दोनों दृष्टिकोणों से गहरी रचनात्मक है। यह रचना नई कविता के कालखंड में आत्मसंघर्ष और युग संघर्ष का इस्पाती दस्तावेज है। मुक्तिबोध की यह समूची कविता फैंटेसी शिल्प में रची गई है। इस कविता में आत्मसंघर्ष और युग संघर्ष का इतना गहन रचाव संभव हुआ है कि फैंटेसी शिल्प एक नया अर्थ पा सका है। इसका संज्ञान सबसे पहले मुक्तिबोध ही करा सके हैं। इस कविता का कवि जितनी जद्दोजहद के साथ अंतर चेतना के संसार को खोलता है, उतनी शिद्दत के साथ बाह्य जगत की विसंगतियों का द्वंद्वात्मक आख्यान करता है। यह अनुभव के पकने और अनुभूतियों के साक्षात्कार की कविता है। मुक्तिबोध ने अपनी जिंदगी अभावों और दुखों के मध्य गुजारी है। वह विचारों से मार्क्सवादी थे। शोषित वर्ग की पीड़ा उनकी खुद की पीड़ा थी। जब पूंजीवाद समूचे विश्व को अपने खूनी पंजे में जकड़ लेने के लिए लगातार बढ़ता जा रहा था, जब फांसीवादी शक्तियां मानवीय न्याय और स्वतंत्रता को निगल जाने के लिए कटिबद्ध थीं, तब मानवीय एहसास की त्रासदी को जीने वाले मानवतावादी कवि के समक्ष अंधकार के सिवाय भला और क्या हो सकता है। अंधेरे में कविता इसी षड्यंत्रकारी अंधकार का दिग्दर्शन करती है। जिंदगी के कमरों में अंधेरा छाया हुआ है, घटाटोप अंधेरा, और उसी अंधेरे में कोई व्यक्ति लगातार चक्कर लगा रहा है, लगातार। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में कैद है, बेचैन है। कवि को कभी कभी एहसास होता है कि उसके अवचेतन के अंधकार में ही यह कोई व्यक्ति चक्कर लगा रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा ये कौन सा व्यक्ति है जो उसके अवचेतन के अंधकार में निरंतर चक्कर लगा रहा है, जिसके कदमों की आहट उसे बार बार सुनाई दे रही है, पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही है। लेकिन यह बड़े आश्चर्य की बात है कि उसका संज्ञान नहीं हो पा रहा है कि वह व्यक्ति कौन है। कोशिश करने पर भी, बार बार कोशिश करने पर भी नहीं दिखाई देता। लेकिन इतनी बात तो तय है कि वह घूम रहा है जैसे कि किसी जादुई रहस्यमय खोह में कोई कैद हो। काव्य नायक के चेतन मस्तिष्क को यह एहसास हो रहा है जैसे कि उसके अवचेतन के कमरे में खो हो, गहरी खाई हो, खंदकें हो। मुक्तिबोध की कविताएं चेतन और अवचेतन के द्वंद्व को लेकर चलती हैं। चेतन और अवचेतन के बीच में एक गहरा काला पर्दा है। कोई दीवार है मानो, जिसमें से पपड़ियां गिर रही हैं, और वह व्यक्ति दीवार के उस पार चहलकदमी कर रहा है। दीवार के उस पार काव्य नायक देख नहीं पा रहा है। काव्य नायक कहता है कि वह जैसे रहस्यपूर्ण घने अंधकार को की अपनी अलग ही डरावनी, भयभीत कर देने वाली ध्वनि होती है, वैसे ही वह व्यक्ति अंधेरे की ध्वनि की भांति अपने अस्तित्व का बोध करा रहा है। वह नहीं ही दिखता, किंतु वह रहा घूम तिलस्मी खोह में गिरफ्तार, कोई एक भीत पार आती हुई पास से गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनि सा, भीत पार आती हुई दीवार के पार, भित्ति के पार। वो अपने अस्तित्व का एहसास करा रहा है, निरंतर लगातार अपने अस्तित्व का एहसास करा रहा है। और काव्य नायक के हृदय में धक धक होती है, उसके इस एहसास को की अनुभूति होते ही धक धक होती है। वह व्यक्ति अंधेरे की ध्वनि की भांति अपने अस्तित्व का बोध कराता है, लेकिन वह व्यक्ति काव्य नायक कितना भी चाहे उस व्यक्ति को समझ नहीं पाता। उस व्यक्ति के हृदय की धक धक बार बार पूछती है,
कौन है वह जो सुनाई देता पर दिखाई नहीं देता, जिसका एहसास तो हो रहा है लेकिन जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। और मेरे हृदय की धक धक पूछती है, वह कौन सुनाई जो देता पर नहीं दिखाई देता। मन में एक चिरंतन, काव्य नायक के मन में एक चिरंतन धक धक बनी हुई है, एक चिरंतन उत्सुकता, एक चिरंतन जिज्ञासा बनी हुई है। वह कितना भी चाहे उस धक धक को, उस संशय को बंद नहीं कर पा रहा है, उस संशय के पार नहीं जा पा रहा है, उस जिज्ञासा के पार जाकर उस अंधेरे कमरे में चक्कर लगाते हुए व्यक्ति को समझ नहीं पा रहा है। वह कितना ही चाहता है कि उस डरावनी ध्वनि को ना सुने, किंतु वह यह संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसकी पदचाप में कुछ ऐसा संज्ञान है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। कवि कहता है कि इस रहस्यमय पुरुष की पदचाप सुनकर मेरे हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं और मेरे मानस में कौतूहल बढ़ जाता है। मेरी बेचैन धड़कनें मुझसे पूछने लगती हैं, आखिर वह कौन है जो सुनाई दे रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, जिसके कदमों की आहट सुनाई दे रही है लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा है। इतने में अचानक दीवार से फूले हुए पलस्तर और पपड़ियाँ गिरती हैं और वो चूने भरी रेत और पपड़ियाँ इस तरह से गिरती हैं कि दीवार पर अपने आप में एक चेहरा बन जाता है। फिर धीरे धीरे दीवार पर मुख और देहाकृति भी दिखने लगती है। नुकीली नाक है, उसकी नासिका नुकीली है, उसका माथा चौड़ा है, ऊंचा है और उसके जो कंधे हैं मजबूत हैं। यह आकृति नायक को, काव्य नायक को कुछ पहचानी पहचानी सी लगती है। काव्य नायक इस आकृति को देखकर सोचने लगता है, यह कौन है आखिर जो अब दिखाई तो पड़ रहा है लेकिन पहचान में नहीं आ रहा। क्या ये कोई मनु है? मुक्तिबोध की यह कविता उनकी बेहद महत्वपूर्ण कविताओं में से एक है। इस कविता को पहले उन्होंने नाम दिया था आशंका के द्वीप अंधेरे में। 9 दिसंबर 1963 में उन्होंने अपनी एक मित्र अग्निएश्का सोनी को एक पत्र लिखा था, जिसमें इस कविता के विषय में उन्होंने जिक्र करते हुए लिखा, उसमें एक आशंका है, अंधेरी आशंका का वातावरण है, कहीं हमारे भारत में भी ऐसा वैसा ना हो। किंतु कालांतर में उन्होंने आशंका के द्वीप नाम हटा दिया। इस कविता का सांचा मनोविश्लेषणात्मक है, विचार मार्क्सवादी, किंतु पूरी कविता में संवेदना और रचाव एक तान है। जिंदगी के कमरों में अंधेरे, अंधेरे में अनुभव का दंश निहित है, भोगे हुए यथार्थ की मारक व्यंजना। जैसा कि कवि के निजी जीवन के साक्ष्य बताते हैं कि कवि ने अपने निजी जीवन में सुख नहीं देखा। यह अंधकार कवि के निजी जीवन के अंधकार ही नहीं है, अपितु समाज का भी अंधकार है। जिंदगी के पश्चात बिंदु चिन्ह कवि के भावांतराल के सूचक हैं। जिंदगी के कमरों में अंधेरे के बाद जो बिंदु चिन्ह आते हैं वो भावांतराल के सूचक हैं, और साथ ही साथ इसमें नाटकीयता भी है, नाटकीय द्वंद्व है। अंधेरे से स्तब्ध जिंदगी, अंधेरा लगाता है चक्कर, कोई एक लगातार। इन पंक्तियों का संरचनात्मक शिल्प दृष्टव्य है। अंधेरे, चक्कर और लगातार की आनुप्रासिकता संप्रेष्य की अर्थ समृद्धि देती है। अंधेरे, चक्कर और लगातार शब्दों का अपना अपना बोध क्रमशः एक दूसरे से एकात्म होता जा रहा है कि अंधेरा कैसे अपना विस्तार कर रहा है। चक्कर लगाने वाले के लिए कोई एक शब्द का प्रयोग हुआ है, चूँकि चक्कर लगाने वाला अनजाना है इसलिए उसका बोध निश्चित नहीं हो पा रहा है, इसीलिए कोई सर्वनाम का प्रयोग यहाँ प्रयोग हुआ है। वह नहीं दिखता के पश्चात बिंदु चिन्ह है, उसके पश्चात इस सामान्य तथ्य वह नहीं ही दिखता पर बलाघात है। नहीं ही दिखता कहने में कवि कितनी कोशिश कर रहा है, काव्य नायक निरंतर प्रयास कर रहा है लेकिन उसको समझ नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी वह घूम रहा है। वह एक क्रांति धर्मी पुरुष है जिसके लिए वह मनु शब्द का प्रयोग करते हैं। वह कौन मनु, वह नहीं पहचान पा रहा है। यह क्रांति नायक कौन है? संभवतः ये कोई रहस्य पुरुष है, ये उसके अवचेतन की अभिव्यक्ति है। अवचेतन मस्तिष्क के कारण कार्य की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अंधकार में अपने गहरे अंधकार में अपने अस्तित्व को वह निरंतर जना रहा है,
निरंतर उस अस्तित्व का एहसास कर रहा है। कवि उसको मनु कहता है, वह अंधकार ध्वनि सा है, अपना अस्तित्व जमा रहा है। यहाँ श्रव्य बिंब को दृश्य बिंब में मूर्त करने की बेकली भाषा के स्तर पर भी व्यक्त है। संवेदना और रचाव के अद्वैत मार्ग में जो द्वंद्व और तनाव स्पष्ट होता है, वो अपनी अनुगूंज करता है। कवि कहता है, कौन मनु अनुमान लगाता है। अभिव्यक्ति रचना के अर्थांतरालों से बाहर आती है। काव्य नायक के अवचेतन में निहित संदर्भ एक मिथक मनु के रूप में मुखर रहे हैं। मनु ने अपने समय के लिए जो संविधान रचा था, वह आज प्रायः अप्रासंगिक हो चुका है। मुक्तिबोध नई सभ्यता के मनु को देखना चाहते हैं। यह नवीन मनु ऐसी मानवता का विकास करेगा जो अपने चरित्र में समाजवादी होगा। मुक्तिबोध अपनी आलोचनात्मक कृति कामायनी एक पुनर्विचार में कामायनी के मनु को पलायनवादी तथा एक सर्वथा असफल चरित्र के रूप में देखते हैं। अपने समय से उठती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए वह एक नए मनु की परिकल्पना कर रहे हैं। जाना जाता है, क्रियापद नहीं जाना जाता है। काव्यनायक वह को जानने के लिए विकल है, इस दिशा में कोशिश भी कर रहा है।